हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा चैनल मैथ, साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड सभी क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के यहाँ पर आपको कवर कराता रहता है। और इसी सीरीज़ में आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी ने नई पाठ्यपुस्तक डेवलप की है, जिसका नाम है गणित प्रकाश। उसके सारे चैप्टर के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 2026-27 से हमारे राजस्थान में भी यही बुक्स लागू हो गई है और स्कूलों में बच्चों तक पहुँच भी चुकी है। इसके चैप्टर हैं, कुल देखिए आप 8 चैप्टर इसमें हैं। पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्या है। फिर आ जाएगा आपका अंक गणितीय व्यंजक, बिंदु से परे एक दृष्टि, अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक। आप और देख सकते हैं समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं, संख्याओं का खेल, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं की एक कथा और भिन्नों के साथ कार्य करना। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका ये जो पहला चैप्टर है, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। जैसे कि पिछली क्लास में हम गणित के पैटर्न और छोटी संख्याओं के साथ खेलना, इन सबको कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा ये चैप्टर गणित हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। तो शुरू करते हैं। अभी जो नई बुक्स आ चुकी है बच्चों, इसमें क्या है कि पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी चैप्टर को पढ़ते थे तो उसके थोड़े से फार्मूलाज देखने के बाद में उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लिए और हमारा चैप्टर सोल्व। लेकिन अब जो नई बुक्स हैं वो आपके सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है, ताकि आप गणित को केवल रटे नहीं, उसकी केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही डेवलप नहीं, बल्कि आप गणित को हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी हैं समझे। तो एक कहानी के माध्यम से, जैसे बड़ी संख्याओं में हमें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है 1 लाख किस्में, इसके माध्यम से हम 4 अंक से बड़ी 5 अंक 6 अंक की संख्याएं, लाख, 10 लाख, करोड़, इनको पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से बताया जाता है ये भी हम बातचीत करेंगे। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये आप देखिए, इस कहानी के पात्र में बता देता हूँ। ये हैं ईश्वरप्पा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कृषक हैं और ये चावल उगाते हैं अपने खेत में। इसके लिए ये हमेशा बाज़ार भी जाते रहते हैं और बाज़ार जाते हैं तब एक शॉप पर ये जाते हैं। उस शॉप पर 2 व्यक्ति हैं, एक ये रमन्ना और लक्ष्मम्मा। ये इस चावल की किस्म के बारे में कुछ बात करते हैं और बातों ही बातों में इनको गणित की बड़ी संख्याओं का उपयोग करते देखते हैं, जिसका अनुमान हम लगाएंगे। तो एक बार मैं इस कहानी का वाचन आपके सामने कर देता हूँ। कर्नाटक के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता है। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार जाता है। और ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उसे रमन्ना और लक्ष्मम्मा को बातचीत करते सुना। रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण करते थे और चावल उगाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब हमारे पास तो कुछ ही किस्में बची है। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। तो लक्ष्मम्मा कहती है कि मेरे पास घर के पास एक बीज बैंक है, जहाँ बीज बैंक मीन्स वहाँ पे भांति भांति के बीजों को संरक्षित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और नई किस्में भी डेवलप की जाती है। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों से चावल के लगभग 100 देशी किस्मों के बीज एकत्रित कर लिए हैं। आप वहाँ से भी बीज खरीद सकते हो। तो इस पूरी बातचीत में आप देख रहे हो एक शब्द आया कि चावल की 1 लाख किस्में। अंदाज लगा सकते हैं अपन, लाख शब्द हम कई बार सुनते रहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये लाख होता कितना बड़ा है ना। इसकी बातचीत के लिए देखो, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रमन्ना किसान है, ये अब घर जाता है। तो ये जो पूरी बात हुई, रमन्ना नहीं सॉरी ईश्वरप्पा, ये अपने बच्चे पुत्री रॉक्सी और पुत्र एस्तु के साथ पूरी घटना को साझा करता है। ये रॉक्सी है और ये एस्तु है। तो एस्तु को ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है
कि चावल की देश में 1 लाख किस्में थी, जबकि हमने तो अभी तक केवल 3 किस्में ही चखी है। यदि हम इतने सारे चावल अलग अलग किस्म को एक एक दिन में चखने का प्रयत्न करते हैं तो सभी 100 किस्मों का स्वाद लेने में हमारे जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। वो एक अनुमान मात्र लगा रहा है, क्या ये 100 वर्ष में 1 लाख किस्म के चावल चख पाएगा कि नहीं चख पाएगा, इसका हम गणितीय दृष्टि से सोचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो एक टेबल है, इस टेबल से हम जो छोटी संख्याएं हम पढ़ के आए हुए हैं उनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि 1 लाख और 1 में कितना अंतर है। जैसा कि आप सभी को ये तो पता ही है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 1 अंक की ही सबसे बड़ी संख्या होती है 9। फिर हम बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाती है, 9 में 1 और मिलाया 10 हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहुंच जाते हैं 99 तक। आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 9 में 1 मिलाया तो 10 बना, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। आगे चलते हैं, ऐसे ही 3 अंकों की 2 में 99 में जब 99 में जब 1 और मिला दिया जाता है, एक सेकंड, फिर से 99 में जब हम 1 और मिलाते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 100, यानी कि 3 अंकों की पहली संख्या। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आने वाली है वो हो जाती है 999। पिछली कक्षाओं में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इससे आगे इस टेबल में बताया गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 1 और मिलाया तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या बनेगी, नोट डाउन करें और अपने कॉपी में 1000। क्या किया हमने, 999 में 1 जोड़ा। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब एक एक मिलाते जाएंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी 100 थी, उसमें 1 1 1 मिलाते हुए 101, 102 पहुँचते पहुँचते हम कहाँ पहुँच गए थे, 999। ऐसे ही 1000 में 1 1 1 मिलाते हुए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तक पहुँच जाएंगे। फिर इसमें जब हम 1 और मिलाएंगे तो क्या होता है, ये सब अभी इसमें इकाई के 9 अंक हैं, दहाई के 9 हैं यानी कि 90 हैं, और सैकड़े के 9 हैं, और हज़ार के भी 9 हैं। इसमें जब हम 1 और मिलाते हैं तो ये हमारी नई संख्या बनती है बच्चों तो ये 5 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या मिली 10,000। फिर इसको आगे बढ़ते हैं तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें 5 और 9 होंगे। हम इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़े का अंक हो गया, ये 1000 का और ये 10,000 का। तो हम 1000 और 10,000 को साथ में मिला के बोलते हैं 99,999। जब इसमें हम 1 और मिलाएंगे तो ये सारणी हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर पहुंच जाएगी, जो कि है 1 लाख। इसमें आप देख सकते हो ये 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तो 1 लाख। भारतीय संख्या पद्धति में 3-2 के पैटर्न पे चलते, पिछले से 3 अंक छोड़ के सैकड़े तक का, फिर 1000, 10,000 का एक समूह बनाया जाता है और फिर 1 लाख। तो पॉइंट के माध्यम से हम या कोमा के माध्यम से इस संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमको जो रिकॉल हुआ मैं एक बार फिर से आपको कर देता हूँ। अभी बच्चे आपके पहला चैप्टर है इसलिए आपको लगेगा, इस टेबल को वापस कंप्लीट कर देता हूँ पूरी।
999 में एक जोड़ा, ये बन गए आपके 1000। फिर ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी 9999। इसमें जब हमने एक और जोड़ा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको पढ़ेंगे अपन 10,000, यहाँ कोमा लगाएंगे। फिर 5 अंकों की इसे बढ़ते बढ़ते ये जितने भी अंक हैं जीरो और सबकी जगह क्या हो जाएगा 9, तो उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 99,999 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1,00,000। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक पैटर्न बता रखा है कैसे बढ़ते जाते हैं और 1,00,000 तक पहुंचते हैं। जैसे लिखा हुआ है इकाई, आप इसको देखिए 5 इकाई का अंक है, बाकी सब दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के अंक सभी 9 हैं। इसमें एक और मिलाया, +1 किया तो ये बना। फिर मैं अगर +1 और करता हूँ तो इकाई में बढ़ेगा तो 99,997। इसमें +1 और करते हैं, फिर बनेगा 99,998। उसमें फिर मैं +1 करता हूँ तो क्या बनेगा 99,999। फिर +1 करते हैं तो हम जो पैटर्न पे गए थे 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई है ना। उससे आगे मैं इस बॉक्स का जो है इसमें +1 करूँगा तो वापस इकाई के अंक में एक एक बढ़ता जाएगा। 1,00,001, फिर उसके आगे यहाँ पे लिखा जाएगा 1,02,000 और इसी क्रम में ये आगे तक चलता जाएगा। और एक 1,04,000। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो बात चल रही थी हमारी कि अगर हम हर दिन एक किस्म का चावल अगर खाते हैं तो जीवन भर में हम कितने किस्म का चावल खा लेंगे। तो सच्चाई अगर बोलें तो उनको बाद में पता लगता है कि हम 1,00,000 किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। रोक्सी सोचा तो चलो नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों ना हम 2 किस्मों के चावल हर दिन खाएं, तो 100 वर्षों में 1,00,000 किस्म के चावल खा सकेंगे। फिर क्या होगा कि यदि एक व्यक्ति एक दिन में 3 किस्मों के चावल, तो वो 100 वर्षों के जीवन काल में 1,00,000 किस्मों का। ऐसे बहुत सारे प्रश्न एस्तु और रॉक्सी के दिमाग में आते हैं। तो फिर ये कैलकुलेशन बिठाते हैं। देखो कैलकुलेशन सीधी सी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक साल में कभी लीप वर्ष आता है तो उसको भले ही हम छोड़ दें, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताता हूँ कि एक साल में 1 ईयर जो होता है उसमें हमारे डेज़ होते हैं 365 डेज़। ठीक है, तो अगर हम इसको 1,00,000 हमने समझ लिया है, अगर हम y वर्षों तक जीवित रहे तो देखो आप उतने, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ 50 या 90 साल, 100 वर्षों की गणना करना चाह रहे हैं तो 100 वर्षों को लेते हैं। 100 वर्षों में कितने दिन हो जाएंगे 100 × 365, तो कितने आ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 36,500 दिन। तो 36,500 दिन ही में अगर हम एक एक किस्म का चावल खाते हैं तो इतने ही चावल खा पाएंगे। तो 1,00,000 किस्म के चावल खाने के लिए हमें कितना समय और लगेगा, ऐसा करें तो हमको 1,00,000 तक पहुंचने में 1,00,000 को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 274 साल। इतनी तो बच्चों हमारी आयु भी नहीं होती है। तो ये इससे पता लगता है कि हमारे जीवन काल से अगर हम इसको कंपैरिजन करके देखें तो कि जो ये है बहुत ही बड़ा समय होता है।
यहाँ पे यही बता रखा कि अगर एक वर्ष में 365 दिन है और वाई वर्ष जिएंगे तो दिनों की संख्या इतनी होगी। तो हमें कम से कम 3 किस्म के चावल खाएंगे तो एक साल में हम इसको 100 वर्षों में पूरा कर पाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना हुई, चिंतामणि एक नगर है, वहाँ की जनसंख्या 75,000 थी। तो 75,000 1 लाख से कितना कम है? तो इसको समझने के लिए बच्चों इस उदाहरण को लेते हैं कि एक, जैसे कि बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। इसको यूँ देखा जाए तो यहाँ पे हुआ ये 1000, इन दोनों को जब अंक लिखे जाते हैं तो हो जाते 10,000 और 10-10 के जब 10 बंडल बन जाते हैं तो बनता है सैकड़ा। तो क्यों नहीं 1 लाख को हम, ये जो 100,000 नहीं बोला जा सकता, 100 के पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 जीरो है, तो 1 लाख बराबर हमारी समझ बनी है कि 1 लाख जो है 1 लाख बराबर 100,000। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे चिंतामणि नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 75,000। तो 75 में कितने और मिलाऊं कि वो 100,000 बन जाएगा? 25,000 और, यानी कि 1 लाख से कितना कम है वो? 25,000 कम है। ऐसा ही अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। तो ये इससे कितना अधिक है? 1 लाख में हम हज़ार बढ़ाते जाएंगे तो हमें 6,000 और बढ़ाने पड़ेंगे बच्चों, यानी कि कितना अधिक है? 1,06,000 जो है 1 लाख से 6,000 अधिक है। इसको आप व्यवस्थित लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो उसके लिए हमको सब्सट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा कितने हज़ार कम हुए। 25,000 तो पहले बढ़े तब जाके 1 लाख हुआ और 6,000 उसके बाद और बढ़े। तो या तो हम सब्सट्रैक्ट करें या हम डायरेक्टली 75,000 में 25,000 प्लस जो और बाद में बढ़े हैं इन दोनों को जोड़ के भी पता कर सकते हैं कि ये कितने हो गए। 5 और 6 11 हुए, हासिल लगा 1, तो 31,000 कितनी बढ़ गई है बच्चों? तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 31,000। ये सभी आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, या आप इसको 1,06,000 से वो सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते थे। बड़ी संख्याओं की अनुभूति हम और भी, ये देखो एक डायग्राम है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। कभी हम अभी हमारे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बनी है जिसकी हाइट 180 मीटर है। एकता नगर के नाम से फेमस है वो एकता की प्रतिमा। गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। और कर्नाटक में जो कुचिकल जलप्रपात है वो 450 मीटर ऊंचाई से गिरता। अब इन दोनों का अंदाज़ा लगाना हमेशा सभी के लिए सरल नहीं होता है कि कौन ऊंचा है। दिखने में जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे खड़े होते हैं तो वो भी बहुत ऊंची लगती है, तो 450 मीटर कितना ऊंचा है ना। ये माप कितने बड़े हैं, तो इनकी तुलना हम पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ अगर कर लेते हैं तो उनके आकार की हमें बेहतर समझ हो जाएगी। इसको हम फिर नोटबुक में भी लिख लेंगे। अभी मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर वापस इसको रिवाइज़ भी किया जाएगा अगले वीडियो में। देखो इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करो। ये एक बिल्डिंग है जिसके बारे में बताया कि सोमू की जो लंबाई है, ये सोमू खड़ा है यहाँ पे, इसकी जो लंबाई है 1 मीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है?
1 मीटर। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो ग्राउंड फ्लोर से चलेंगे हम, 4 गुना है अगर ये, तो 4 मीटर इसके कितने हैं टोटल गिन लेते हैं अपन। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन्स सोनू जो है इसमें टोटल 11 मंजिल हैं और एक तल की ऊंचाई कितनी है, 4 इंटू सोमू की ऊंचाई। तो सोमू की ऊंचाई हमने बात की है कि 1 मीटर है, तो एक तल की ऊंचाई हम कितनी मान सकते हैं, 4 मीटर, है ना। तो अब टोटल तल हमारे पास, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो टोटल तल हमारे पास इसमें हो रहे हैं 11। तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 11 इंटू 4 मीटर, तो लगभग 44 मीटर इसकी ऊंचाई हो रही है। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। जब ये 11 मंजिला इमारत 44 मीटर की है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो 180 मीटर के आसपास है। तो लमसम हम भाग देते हैं 44 45, अगर इसको लगभग मान के चलें तो 180 जो हैं, ऐसे ही हम कितने माले और बनाने पड़ेंगे तब जाके वो जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर आएगा। तो हम 180 को अगर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 बच रहा है, 45, है ना। यानी कि 11 मंजिल इमारत हमको इतनी ऊंची लगती है, सोमू की जो लंबाई है उसकी लगभग 45 गुना, उस मंजिल के भी 45 गुना ऊंची हमारी, एक तल से 45 गुना ऊंची हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और मंजिल से कितने गुना होगी, 4 गुना। मंजिल से कितने गुना होगा, 4 गुना, क्योंकि एक मंजिल को कितनी बार मिलाएं कि हम 180 पहुंच जाएंगे। देखो ये भवन एक बार हो गया 45 मीटर का, फिर उसके ऊपर वापस किया 45 मीटर, 90 हो गया, फिर ऊपर एक और 135, फिर ऊपर, तो टोटल मिल के कितना हो गया ये 45 45 45। 4 बार मिलाने पर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर पहुंच पाते हैं। तो फाइनली कौन ऊंचा हुआ, एकता की प्रतिमा। कितना ऊंचा है, भवन से लगभग 4 गुना। और ये लिखा हुआ भी है नीचे, एकता की प्रतिमा सोमू के भवन की ऊंचाई की लगभग 4 गुना है। कुचिकुल जलप्रपात, ये आप कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगाइए कि वो 180 से भी लगभग 2.5 गुना ऊपर है, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, है ना। भवन की तुलना में तो भवन से कितना होगा, भवन 45 मीटर का अगर हम मानते हैं और जलप्रपात 450 मीटर हैं, तो अगर हम 450 को इस 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें अंदाज़ लग जाएगा कि ये 10 गुना है। कितना है, भवन जो है वो भवन का 10 गुना कुचिकल जलप्रपात है। इस तरह से ये तो छोटी संख्या है। क्या 1 लाख, तो इस हिसाब से 1 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए। ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा कि 1 लाख छोटा है या बड़ा, तो रॉक्सी मानती है कि 1 लाख बड़ी संख्या है। हमारे पास 1 लाख चावल की किस्में थी, ये तो बहुत अधिक है। बात पे इनको क्या थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ होगा 274। एक कैलकुलेशन में मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वह वास्तव में
एक लंबा समय है। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर, देखो तथ्यों को समझते हैं हम, हॉरिजॉन्टली अगर अपन को खड़ा करें तो 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाएं तो वे 38 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। परंतु ऐसा एस्तु सोचती है, ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अमूमन आता रहता है ऐसा। तो ये भी आश्चर्य की बात, इतने छोटे से क्षेत्र, स्टेडियम, हम क्रिकेट स्टेडियम जानते ही हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अधिकांश मनुष्यों के सिर पर 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं, इसीलिए तो बालों को गिनना नामुमकिन। 1 लाख बाल हैं वो भी हम गिन नहीं पाते, यानी कि छोटे से स्थान में 1 लाख बाल आ रहे हैं तो 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है जिनको हम गिन नहीं पा रहे हैं। मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, मादा मछली आराम से 1 लाख अंडे देती, कई बार तो 10-10 लाख अंडे भी दे देती है। तो आप 1 लाख को कैसे देखते हैं बच्चों, कमेंट्स में बताइए। अब आपको इतना सुनने के बाद में कैसा लग रहा है? 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है या छोटी है? और 1 लाख को मिलाने के लिए कितने हज़ार हमें मिलाने होंगे, जो अपन इस वीडियो में ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ज़रूर आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को लिखना और पढ़ना। देखो 2 तरह की पद्धतियाँ हैं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक होती है भारतीय स्थानीयमान प्रणाली। तो बात करते हैं भारतीय स्थानीयमान प्रणाली में 5 अंकों की संख्याओं में अल्प विराम का उपयोग। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, इकाई पे 0, दहाई पे 3 मतलब 10-10 के 3 बंडल, उन तीनों को जोड़ा तो बन गए हमारे कितने, 30। तो 10-10 के 3 बंडल, और सैकड़े पे 8 है मतलब 100 के कितने बंडल हैं, 8। तो 100 8, ये कितने हो गए 800, ये 30 और मिलके बना 830 प्लस 1000, 5000 और 10,000 का अंक है 4, तो ये संख्या बनी 45,830। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती है अल्प विराम का उपयोग, संख्याओं को पढ़ना सरल। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक अंदाज़ा बताऊं, मैंने लिखा अभी इसको पढ़ना एक बार हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो फिर हम पढ़ेंगे 5 लाख, 1000 और 10,000 को मिला के 55,000, और फिर सैकड़ा और पीछे की संख्या मिलाएगी दहाई और इकाई की तो 432। तो यहाँ इस तरह से। लेकिन जब हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे ना बच्चों, जैसे इसी संख्या में मैंने अगर यहाँ अल्प विराम का 3, 2 का चलता है हमारा, तो अब यहाँ तक हम सैकड़े के वस्तुएं शामिल कर लेते हैं, 1000 और 10,000 ये शामिल कर लेते हैं। अब हम आराम से पढ़ सकते हैं 5,55,432 कितना हो गया, मैं बोल देता हूँ 5,55,432। अल्प विराम का उपयोग अंकों के बीच में करते हैं 10,000 के स्थान पर और 1 लाख के स्थान के बीच में। अभी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया, और इसमें भी आप देख सकते हो ये 10,000 का अंक 0 और 10,000 का अंक 0 और 1 लाख का अंक है 1। इन दोनों के बीच में पॉइंट लगाया तो इससे 10,000 और ये दोनों अंक क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये पढ़ के बताया गया है, जैसे दी गई संख्या का नाम 12,78,830 है। तो देखो आप, पीछे के 3 अंकों को सैकड़े के साथ मिला के बोला जाता है, और 10,000 और 1000 को मिला के 7 और 8 मिला के 78 हो गए, 70 और 8 78,000, और 1 लाख मिलाते हुए पहले 10 लाख का एक समूह बन गया और फिर 2 लाख, और तो 12 लाख टोटल हो गए। तो 12,78,800। इसी प्रकार इसको पढ़ा जाएगा 15,75,000, 15,75,000। तो
नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है बच्चों, तो मैं आपके सामने इनको लिख के बता देता हूँ। पहली संख्या है हमारी, देखो, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई पे कोई अंक नहीं है, दहाई पे भी कोई अंक नहीं है। 600, तो क्यों ना उल्टा लिखा जाए, 600 बच रहे हैं। फिर बात करते हैं, 1000 पे कोई अंक नहीं, 10,000 पे तो नहीं लिखनी। फिर इसके बाद में, क्योंकि इस समूह में केवल 1000 और 10,000 के आते हैं। फिर आया लाख का अंक, कितना है लाख पे, 3 लाख। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3,06,000। ऐसे ही इस बी वाले को क्या पढ़ा जाएगा, आगे से पढ़ते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। वैसे भी हमें कोमा के बाद देख लिया, कोमा के बाद एक ही अंक है, तो ये बन गया 5 लाख। फिर 10,000 पे कोई अंक नहीं है, 0 है, लेकिन 1000 पे 4 है, तो 4,000। सैकड़ा पे अंक नहीं है, दहाई और इकाई को मिला के कितना बना, 85। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ए और बी मैंने आपको करवाया, आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। तीसरा अंक मैं ओरली पढ़ के फिर आपको लिख के बता देता हूँ। इकाई का अंक 0, दहाई 0, सैकड़ा 0, फिर 1000 भी 0, लेकिन 10,000 का 10 अंक है, तो ये हो गया। पीछे कोई अंक नहीं है, तो ये कितना बन गया, 30,000। फिर कोमा के पहले लाख का अंक, 7 लाख तो ये हो रहे हैं, लेकिन जब 10 लाख भी हो तो दोनों को मिला के पढ़ना है। तो ये कितने हो गए, 7 और 20, ये 27 लाख। डी वाले का आंसर इसी प्रकार से आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ये संख्या कितनी हो रही है। और ये स्थानीय मान प्रणाली, जो भारतीय स्थानीय मान प्रणाली है, उसमें इनके संगत संख्या लिखनी है। जैसे लिखा हुआ 1 लाख, तो हमने कोमा प्रणाली से 1 लाख लिखा। उसके बाद में कितने हज़ार है, 23,000 है, तो 2 कोमा के बीच में 1000 और 10,000 दोनों आते हैं, 23,000। अब सैकड़े का अंक आएगा, 400 हो गए, और 56 हम जानते ही हैं गिनती से, 1,23,456। बी वाला कितने लाख है, कोमा से इधर से भी शुरू कर सकते हैं हम, 4,07,000 है, तो 10,000 पर कोई अंक नहीं है, तो वहाँ क्या लगाना है, 0, 7,000। अगर ये 10 से बड़ा होता तो हम 10,000 पे लिखते और दोनों अंक पर। उसके बाद कोमा लगेगा, कोमा सैकड़े का अंक 700, और दहाई पे कुछ नहीं क्योंकि डायरेक्ट 4 है, सिंगल है, 704। सी वाला कितने हैं, 50 लाख, तो लाख के पहले 50 लिखना है, ये 50 लिख दिया, लाख वाला कोमा लगाया। फिर 5,000 है, ना कि 10,000 से अधिक है, तो 10,000 के स्थान पे 0, सी वाला करवा रहा हूँ। 5,000 और 100, 200, 300 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सैकड़े के स्थान पे 0 और ओनली 50, ये बन गया 50 लाख 5,000 50। लास्ट वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा 1.1 वाला जो ये पोर्शन है ये कंप्लीट होता है, और आगे के और भी पोर्शन हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।